Today's topic is gate and balance assessment instruments of skills. जो भी बोलना चाहे बैलेंस. सबसे पहले बैलेंस होता क्या है? बैलेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस and is the result of interactions between the individual, the task and the environment. सारे चीजों को मिला करके जो रिजल्ट निकलता है, that is balance. It was given by Cook. आगे देखते हैं. Balance is the ability to maintain equilibrium, a state in which opposing physical forces cancels. जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, summation of F is equal to 0. All the forces applied on the body should be equal to 0 for a proper balance. लेकिन exactly body के केस में ऐसा होता नहीं है 0. थोड़ा सा sway जो है वो रहता है, लेकिन फिर भी 0 ही माना जाता है. In physiology, it is taken to mean the ability to control the center of mass with respect to gravity and the support surface. That is, अगर ह्यूमन बीइंग के केस में ले तो बेस ऑफ सपोर्ट. Disorders of balance presents with difficulty in maintaining posture, standing and walking, and with a subjective sense of disequilibrium. अगर कोई खड़ा है और बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसको फील भी हो रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, that is also type of a balance disorder. A form of dizziness, अगर चक्कर वगैरह आ रहा है तो. The cerebellum and vestibular system organize anti-gravity responses needed to maintain the upright posture. ये दो जो हायर सेंटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस के लिए. अगर इसमें भी कोई समस्या है तो डिसऑर्डर्स होते हैं, बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं. गेट एंड बैलेंस प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन द एल्डरली एंड कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरी. बैलेंस के कारण सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? फॉल की होती है, और फॉल हुआ तो इंजरी होगा ही होगा. कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले न्यूरल कंपोनेंट्स ऑफ पोस्चरल कंपोनेंट, सॉरी पोस्चरल कंट्रोल. इसमें सेंसरी प्रोसेस हो गए, विजुअल, वेस्टिबुलर एंड सोमैटो सेंसरी. सेंट्रल प्रोसेसिंग में हायर लेवल इंटीग्रेटिव प्रोसेस. सारे जो हायर सेंटर्स होते हैं, सबसे जो हायर सेंटर्स होते हैं, पिरामिडल ट्रैक वगैरह का भी रोल होता है इसमें. एफेक्टार कंपोनेंट. एफेक्टार कंपोनेंट क्या हो गया? Sometimes referred to as the neuromuscular component. मेनली तो मसल जो है वही तो इफेक्टर ऑर्गन के एज एन इफेक्टर ऑर्गन वर्क करता है ना. और जो वो आता है इफरेंट जो सेंस जो इफरेंट क्या बोलते हैं, हाँ, जो इफरेंट स्टिमुलस आता है वो तो इफरेंट नर्व से ही आता है ना. एंड इफरेंट स्टिमुलस पे ही जो मसल है वो वर्क करती है, तो वही इफेक्टर कंपोनेंट हो गया. देन पोस्चरल अलाइनमेंट, आरओएम, मसल फोर्स, पावर एंड इंड्योरेंस, ये भी बैलेंस को इफेक्ट करते हैं. अगर मसल फोर्स कम है ना, मसल पावर कम है, तो भी बैलेंस को मेंटेन करने में दिक्कत होगा. अगर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है तो भी बैलेंस का प्रॉब्लम होगा. पोस्चरल अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए. और पावर एंड इंड्योरेंस तो वही हो गया, मस्कुलर पावर सही हो गया. इंड्योरेंस मतलब देर तक खड़ा रहने की कैपेसिटी, देर तक काम करने की क्षमता, तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा देर तक आदमी खड़ा ही नहीं. और ये इंड्योरेंस जो है वो जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसमें सब्सटेंशियली कम हो जाता है ना, तो इसलिए बैलेंस की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. डेफिनेशन ऑफ फॉल्स अकॉर्डिंग टू WHO. क्या बोलता है WHO? A fall is any event. A fall is any event which results in a person coming to rest inadvertently on the ground or the lower level. चाहे ग्राउंड पे गिर जाए या उससे भी लोअर लेवल पर. एडवर्टेंटली का क्या मतलब होता है? एडवर्टेंटली का मतलब होता है विदाउट इंटेंशन. अगर इंटेंशनली गिर जाएगा तब तो बैलेंस पूरा हुआ नहीं ना. विदाउट इंटेंशन. एंड
अदर देन ए कंसिक्वेंसेस ऑफ ए वायलेंट ब्लो, कोई वायलेंट ब्लो भी नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सडन ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस। इन सब कंडीशन के अलावा, इन सब कंडीशन के अलावा अगर बिना इंटेंशन के कोई पर्सन फॉल माने गिर जाता है तो उसको बोलेंगे कि फॉल का प्रॉब्लम है ना, बैलेंस का प्रॉब्लम है। एपिडेमियोलॉजी, 30% of patient over 65 year of age fall each year. Risk of falling increases with age. 65 साल के ऊपर के पेशेंट होते हैं तो उसमें 35% पेशेंट ऐसे होते हैं, या पर्सन ऐसे होता है, पेशेंट क्या, अगर जनरल है तो पेशेंट तो कुछ बोल ही नहीं सकते। 35% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की फॉल की प्रॉब्लम होती है। रिस्क ऑफ फॉलिंग क्या होता है, एज के साथ इंक्रीज होता है। इंसिडेंस ऑफ फॉलिंग इज ग्रेटेस्ट अमंग पेशेंट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म पड़े होते हैं तो मसल वीकनेस, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, इंड्योरेंस, है ना, और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, उसमें पोस्चरल हाइपोटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए उनका क्या होता है, चांसेस ऑफ फॉलिंग बढ़ जाता है, इंसिडेंस इंक्रीज कर जाता है। नियरली 50% पर ईयर, जो 35% था वो बढ़ करके कहां हो जा रहा है, 50% हो जा रहा है। 10 to 15% of falls result in serious injuries. At least 50% of these serious injuries are fractures. Most commonly हम लोग जनरली घर में भी देखते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं उनका बाथरूम में फॉल बहुत ज्यादा होता है, और जब फॉल होता है तो फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है, और उस फ्रैक्चर में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर सबसे ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है फॉल का। इंजरीज होती है, इंजरी जो हो सकती है वो सीरियस भी होती है। 10 से 15% जो सीरियस इंजरी होते हैं उनको तो बहुत ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो जाती है। फॉल्स में ऑल्सो ब्रेक सेल्फ कॉन्फिडेंस। Many patients will limit their daily activities for fear of falling again. एक बार अगर गिर गए तो ये सबसे बड़ी समस्या है बुजुर्गों के साथ, कि फिर वो क्या है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो वो उठ करके चलना ही नहीं चाहेंगे, वो बार बार चाहेंगे कि कोई उनके साथ रहे, क्योंकि उससे दो कारण है, अगर इंजरी हो गई तब तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, और नहीं हुई तो कॉन्फिडेंस इतना पुअर हो जाता है कि वो बिना किसी सपोर्ट के वो चलना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी एक समस्या है, और जैसे ही अगर ये हो गया तो ये टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको असिस्टेंस देना पड़ा किसी को, तो मतलब एक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हो गया, तो फिर पूरे घर के लिए ये समस्या हो जाती है। इसलिए इसको बिगिनिंग से ही ध्यान देना है। इंजरी, फियर ऑफ फॉलिंग, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज एंड फैमिली कंसर्न कैन रिजल्ट इन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब हो गया, कि एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड, बुजुर्ग बोलेंगे हम बाहर जाना ही नहीं है, मुझे घूमना ही नहीं है। अगर वो बाहर जाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, अगेन सारी चीजें रिवर्स बैक होगी। लॉस ऑफ मसल मास, सार्कोपिनिया, है ना, लॉस ऑफ मसल मास हो जाएगा, फिर क्या, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा, इंडोरेंस घट जाएगा, ठीक है, वाइटल कैपेसिटीज भी रिड्यूस होने लगेंगे, और सारी चीजें जो बढ़ रही थी वो रिवर्स में चलता रहता है। क्या, एक सर्कल बन जाता है। सारी चीजें एक साथ हुई, फिर उनका क्या हुआ, फिर उनको प्रॉब्लम बढ़ी, फिर आगे उन्होंने जाना बंद किया, फिर ये सारी चीजें घूमी, फिर उनको प्रॉब्लम बढ़ा। तो इससे क्या होता है कि समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। इसलिए ये बहुत, जैसे ही पर्सन या पेशेंट एल्डरली हो या बहुत लंबे समय तक कन्फाइंड हो, तो उसको इस बात का ध्यान देना है कि उसका फर्स्ट फॉल ही ना हो। एक बार फर्स्ट फॉल हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, तो सारी चीजें जो है एक सर्कल में घूमने लगेगी। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक स्टडी है, कोहर्ट स्टडी, 1103 पेशेंट का किया गया, 1103 पेशेंट्स का। क्या बोलता है, फॉल्स आर ए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर ऑफ प्लेसमेंट इन ए स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी। कोहर्ट स्टडी मालूम है ना,
कोहॉर्ट स्टडी में क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है ना, और सेम कैरेक्टरिस्टिक के पेशेंट लिए जाते हैं और लॉन्ग टर्म तक उनको ट्रैक किया जाता है। फॉल्स में बी ऑल्सो ए साइन ऑफ मेडिकल इलनेस। हमेशा जो प्रॉब्लम आगे बताए थे कि मसल वाला प्रॉब्लम या फिर इंडोरेंस का, उसके कारण ही कभी कोई मेडिकल इलनेस के कारण भी फॉल होता है, लेकिन ये जो मेडिकल इलनेस के कारण अगर फॉल होता है तो ट्रीटमेंट उसका आसान है, समझ रहे, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं चलता। मेडिकल ट्रीटमेंट कीजिए, पेशेंट को कॉन्फिडेंस दीजिए, उसका बैलेंस जो है इंप्रूव कर जाता है। जैसे कि निमोनिया, स्ट्रोक, एनीमिया एंड डिहाइड्रेशन, इसमें स्ट्रोक को एक्सक्लूड कर लेंगे हम लोग, क्योंकि स्ट्रोक अगर हुआ तो फिर उसका क्या होगा, उसकी समस्या लंबी चलेगी, उसको फिर पूरा रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा। अगर स्ट्रोक में भी अगर माइनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीवियर है तो फिर समस्या होगी और एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है तो। अगर एनीमिया है, डिहाइड्रेशन है, निमोनिया है, तो ये कंडीशन को करेक्ट करते ही पेशेंट सही हो जाएगा, फॉल के चांसेस कम हो जाएंगे। पीपल रिलाई ऑन मेनी सिस्टम्स फॉर पोस्चरल स्टेबिलिटी। ये बेसिकली क्या है, ये पोस्चरल रिफ्लेक्स है ना, पोस्चरल रिफ्लेक्स है जिसमें सेंसरी इनपुट कैसे जाता है, ये सेंसरी इनपुट विजुअल, टेक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड वेस्टिबुलर। तो ये सारे क्या है, स्टिमुलस हैं एक तरीके के, जो कि एफरेंट के थ्रू हायर सेंटर्स को भेजे जाते हैं। देन यही हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग हुआ, इंटरप्रीट किया, उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मोटर रिस्पॉन्स, जो भी आगे हम लोगों ने देखा वही है कि क्या हुआ, स्टिमुलस गया एफरेंट के थ्रू, हायर सेंटर में इंटरप्रीट हुआ, फिर इफरेंट के थ्रू आकर के इफेक्टर ऑर्गन, मेन कौन है, मसल है। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क है, जो कि ये सारे इनपुट और उसके रिजल्टेंट आउटपुट होते हैं। इनका इंटैक्ट होना बहुत जरूरी है, अगर इसमें कोई समस्या आई तो बैलेंस की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इम्पेयरमेंट इज एनी ऑफ दीज सिस्टम्स डिक्रीजेस पोस्चरल स्टेबिलिटी एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ फॉलिंग। अगर कोई भी इम्पेयरमेंट इन किसी भी सिस्टम में हुआ तो रिस्क ऑफ फॉलिंग बहुत ज्यादा था। वेस्टिबुलर का तो हम लोग जनरली देखते भी हैं, है ना। मेडिकल कंडीशंस दैट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ फॉलिंग, अर्थराइटिस, डिप्रेसिव सिम्टम्स, ऑर्थोस्टेसिस, ऑर्थोस्टेसिस वही हुआ हमारा पोस्चरल हाइपोटेंशन, है ना। देन फुट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक, impaired vision, cognition, balance disorder itself, gait, strength and ROM problems, then dementia। और अगला जो है 4 or more prescription medications। अगर 4 या 4 से ज्यादा दवाई भी अगर खाते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम जो है वो फॉल का होता है। आगे उस पर थोड़ा आएगा तो आगे उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी 4 दवाइयां अगर इससे ज्यादा हो तो दिक्कत होती है। The risk of falling increases nearly with the number of risk factors from 8% with none to 78% with 4 or more risk factors। ये सारे रिस्क फैक्टर्स देखें ना, इसमें अगर नन हो, एक भी नहीं हो तो चांसेस 8% का है, लेकिन अगर 4 या 4 से ज्यादा हो गया तो 78% तक बढ़ जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाता है अगर रिस्क फैक्टर्स। टाइम पीरियड्स फॉर इंक्रीज्ड रिस्क, द मंथ फॉलोइंग हॉस्पिटल डिस्चार्ज, है ना। लंबे समय तक अगर हॉस्पिटल में रहेगा तो वही कंफाइंड हो जाता है एक एरिया में पेशेंट, सारे मसल पावर वगैरह सारी चीजें समस्या हम लोग को मालूम ही है। ड्यूरिंग अक्यूट इलनेस, ड्यूरिंग एक्साजर्बेशन ऑफ क्रोनिक इलनेस, एक्साजर्बेशन हो जाएगा तो एक्यूट हो जाएगा तो हो सकता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़े या घर में ही इमोबाइल करना पड़े, रेस्ट देना पड़े लंबे समय तक। कंट्रीब्यूटिंग इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, कर्व्स, अगेन कर्व्स मतलब एक एरिया में किसी को रोक करके रखना, तो कर्फ्यू वगैरह लग जाते हैं तो एक तरीके का कर्व्स हुआ ना, उस तरीके का। तो मैंने जो पेशेंट है उसको कहीं जाने नहीं देना किसी कारण बस, तो कर्व्स हो गया। स्टेयर्स, क्लटर्ड फ्लोर्स, क्लटर्ड फ्लोर्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर पे बहुत सारी चीजें इधर उधर फैली होना, है ना,
तो उसमें भी क्या है कि एल्डरली पेशेंट है तो किसी चीज से टकरा करके गिर जाएगा, है ना, या पैर उठा करके चलने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसके कारण फॉल हो सकता है। देन डिम लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। देन ओवरली पॉलिश फ्लोर्स, जैसे आजकल टाइल्स वगैरह हैं, बाथरूम में हम लोग बोलते हैं ना कि टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में बेसिकली एल्डरली पेशेंट हो तो कभी भी टाइल्स नहीं लगाना चाहिए। आजकल स्पेशल टाइल्स भी आ गए हैं बाथरूम के लिए, है ना, या फिर उसमें रबर मैटिंग वगैरह हम लोग करते हैं। देन थ्रोरक्स, थ्रोरक्स क्या है? थ्रोरक्स बोलते हैं जैसे घर में कारपेट वगैरह लगाया ना उसको थ्रोरक्स, या कोई भी मोटा कपड़ा जो कि अपने घर में क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन वगैरह के लिए जनरली लोग यूज करते हैं, मगर कॉमनली हम ये बोल सकते हैं कि कारपेट जो है वो सब हो गया थ्रोरक्स। देन असेसमेंट ऑफ फॉल्स में क्या है? सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, पिछले साल में कोई फॉल तो नहीं हुआ, फॉल्स इन द प्रीवियस ईयर्स। मेडिकेशंस, कौन कौन सा मेडिकेशन चल रहा है, क्योंकि पीछे हमने बताया आप लोगों को कि 4 या 4 से ज्यादा मेडिकेशन चलता है तो भी समस्या है। जनरल मेडिकेशन हमेशा साइकोट्रोपिक ड्रग्स के कारण ही नहीं, जनरल मेडिकेशन भी अगर 4 या 4 से ज्यादा चलता है तो उसमें भी दिक्कत है। उसके बाद लिमिटेशन इन फिजिकल फंक्शन, वो मस्कुलर बताया आपको। देन मेडिकेशंस दैट इंक्रीजेस फॉल रिस्क, सबसे पहला साइकोट्रोपिक्स। साइकोट्रोपिक्स इसमें कौन कौन सा है? SSRIs, ये कौन सा ड्रग होते हैं? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रेप्यूटेट इनहिबिटर्स। देन TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स। देन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन्स, एंटी कन्वल्सेंट्स। तो ये सारे जो ड्रग हैं, ये जो लेते हैं उनको फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स कौन कौन से क्या होते हैं? इट्स ए ब्रॉड टर्म रेफरिंग टू मेडिकेशंस दैट अफेक्ट मेंटल फंक्शन, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें जो ड्रग्स चलते हैं उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोला जाता है। मेडिकेशंस दैट इंक्रीजेस फॉल ऑफ रिस्क, साइकोट्रोपिक ड्रग्स तो उधर बता ही दिया। देन अलर्टनेस एंड बैलेंस deteriorate with single doses of benzodiazepines and TCS। TCS का फुल फॉर्म बता ही दिया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट तो हम लोग जनरल भी जानते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई ड्रग किसी को चल रहा है उसको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो फॉल होने के चांसेस ज्यादातर। इसीलिए बोला जाता है कि रात में ड्रग खाइए और सोइए, अगर एल्डरली है तो विशेष ध्यान देना है। न्यूरोलेप्टिक्स produces rigidity and extrapyramidal symptoms. Then prescribing psychotropics in combination or at higher doses further increases the incidence of falls. Taking 2 or more drugs increases the risk more than one drug. Patients taking psychotropics have impaired balance and reaction time, slow हो जाता है। Medications other than these drugs, other medications that may lead to fall is cardiac and analgesics. Cardiac drug में class 1 antiarrhythmics, then digoxin and diuretics। diuretics के कारण भी फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि हम लोग जो भी है कोर्स कंप्लीशन के बाद, मास्टर्स या PhD करने के बाद हम लोग कोई गेट लैब में तो काम नहीं करते हैं। गेट लैब में काम नहीं करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि गेट लैब जो है अवेलेबल भी नहीं है और कॉस्टली भी बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए क्या चाहिए? चूंकि गेट लैब है नहीं तो कोई प्रैक्टिकल असेसमेंट टूल चाहिए, जिसके कारण कि हम गेट और बैलेंस दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर बैलेंस पुअर होगा तो गेट हमेशा पुअर हो जाएगा। तो चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसलिए क्या चाहिए अपने लोगों को? सबसे पहले चाहिए कोई असेसमेंट टूल, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग? जिसके कारण असेस कर सकते हैं बैलेंस को। कौन कौन से टूल्स होते हैं? गेट एंड बैलेंस असेसमेंट स्केल्स। कौन कौन से स्केल्स हैं?
सबसे पहला है बर्ग बैलेंस स्केल। बर्ग बैलेंस स्केल सबसे इंपॉर्टेंट स्केल यही है, सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं। देन टिनेटी गेट एंड बैलेंस टूल, गेट अप एंड गो, टाइम्ड गेट अप एंड गो, एक्सपेंडेड टाइम गेट अप एंड गो, वन लेग बैलेंस, फंक्शनल रीच एंड 4 स्क्वायर स्टेप टेस्ट। अब इसमें बर्ग बैलेंस और टिनेटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद जितना भी है जैसे GUG है ना, गेट अप एंड गो, टाइम गेट अप एंड गो, आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सब एक दूसरे का एडवांस करने के लिए किया गया। जैसे एक चीज में किसी एक टेस्ट में किसी में कमी है तो उसके लिए दूसरे टेस्ट को आगे देखेंगे। सबसे पहले बर्ग बैलेंस स्केल। इट इज ए वाइडली यूज्ड क्लिनिकल टेस्ट। It is a widely used clinical test of a person's static and dynamic balance abilities. For functional balance tests, the BBS is generally considered to be the gold standard. इतना अच्छा टेस्ट है। और बैलेंस की जहां पे भी बात आती है तो बर्ग बैलेंस टेस्ट सबसे पहले आता है। The BBS is a qualitative measure that assesses balance via performing functional activities such as reaching, bending, transferring and standing that incorporates most components of postural control. कौन कौन से हैं? Sitting and transferring safely between chairs, standing with feet apart, feet टुगेदर, साथ में भी रख के करना है और फीट को दूर रख करके भी करना है। देन स्टैंडिंग इन सिंगल लेग स्टांस, देन स्टैंडिंग विथ फीट इन द टेंडम रोमबर्ग पोजीशन विथ आईज ओपन और क्लोज्ड, है ना, हाथ आगे करके दोनों पैर को साथ रख के करते हैं रोमबर्ग पोजीशन। टेंडम में पैर आगे कर देते हैं, एक का टो हो जाता है और दूसरे का पीछे का, है ना। और उसके बाद विथ आईज ओपन और क्लोज, आईज ओपन करके भी और क्लोज करके, आगे डिटेल इसका बताते हैं अभी। रीचिंग एंड स्टूपिंग डाउन टू पिक समथिंग ऑफ द फ्लोर। ईच आइटम इज स्कोर्ड अलोंग ए 5-point scale ranging from 0 to 4. Each grade with well established criteria. 0 indicates the lowest level of function and 4 the highest level of function. The total score ranges from 0 to 56. The BBS is reliable and has concurrent and construct validity. Validity इसका बहुत अच्छा। अब इसमें जो टेस्ट किए जाते हैं बर्ग बैलेंस टेस्ट में सबसे पहले सिटिंग टू स्टैंडिंग है, सबका पता है ना, 0 to 4 होता है। तो एक देखिए सिटिंग टू स्टैंडिंग, देन स्टैंडिंग अनसपोर्टेड, देन सिटिंग विथ बैक अनसपोर्टेड बट फीट सपोर्टेड ऑन फ्लोर और ऑन ए स्टूल, स्टैंडिंग टू सिटिंग, है ना। देन ट्रांसफर एक्टिविटीज, ट्रांसफर करके करते हैं 0 to 4, इसमें भी ग्रेड देते हैं। देन स्टैंडिंग अनसपोर्टेड विथ आई क्लोज्ड, देन स्टैंडिंग अनसपोर्टेड विथ फीट टुगेदर, देन रीचिंग फॉरवर्ड विथ outstretched arm while standing, then pick up object from the floor from a standing position. ये सब पीछे बताया अभी था। Turning to look behind over left and right shoulders while standing, then turn 360 degrees, पूरा गोल घुमाना है। Placing alternate foot on a step or stool while standing unsupported, छोटा स्टूल रखना है, बहुत ज्यादा हाइट का नहीं रखना है।
standing unsupported, one foot in front, then standing on one leg। तो टोटल ये जो है 14 टेस्ट है, 14 टेस्ट है, और हर टेस्ट की ग्रेडिंग जो होती है 0 to 4 होती है। और तो टोटल 0 to 4 का मतलब 4 into 14, तो टोटल 56 हो गया ना स्कोर। और बिल्कुल 0 से लेते हैं, जैसे एक का मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सिटिंग टू अ स्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे पेशेंट को? प्लीज स्टैंड अप, ट्राई नॉट टू यूज योर हैंड्स फॉर सपोर्ट। ग्रेड 4 कब देंगे? एबल टू स्टैंड विदाउट यूजिंग हैंड्स एंड स्टेबलाइज इंडिपेंडेंटली। ग्रेड 3 कब देंगे? या स्कोर देंगे 3 का। ग्रेड क्या? स्कोर बोलते हैं। स्कोर देंगे 3 कब? एबल टू स्टैंड इंडिपेंडेंटली यूजिंग हैंड्स, हैंड्स का यूज करके कर रहा है तो। एबल टू स्टैंड यूजिंग हैंड्स आफ्टर सेवरल ट्राइज, नीड्स मिनिमल एड टू स्टैंड और टू स्टेबलाइज। तो अगर क्या कर रहा है, हैंड का बहुत बार यूज कर करके खड़ा हो जा रहा है तो 2 देंगे स्कोर। अगर कुछ मिनिमल सपोर्ट लेके हो रहा है तो 1 देंगे। और 0 कब देंगे? नीड्स मॉडरेट और मैक्सिमम असिस्ट टू स्टैंड, असिस्ट करना पड़ेगा तो उस केस में 0 दें। तो इस तरीके से बिल्कुल 0 एक्टिविटी से लेकर के 4 तक की ग्रेडिंग करते हैं और टोटल 56 तक की स्कोरिंग करते हैं हर चीज को चेक करके। अगला क्या है? टिनेटी गेट एंड बैलेंस असेसमेंट टूल। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी प्रॉब्लम्स इन एल्डरली पेशेंट्स, है ना। पेशेंट का परफॉर्मेंस, जैसे उसमें भी हम लोग परफॉर्मेंस ही देखते थे, वर्क बैलेंस में भी परफॉर्मेंस ही देखते थे, इसमें भी परफॉर्मेंस के बेस पे ही है। टिनेटी सजेस्ट दैट द असेसमेंट ऑफ मोबिलिटी प्रॉब्लम्स in the elderly should not be limited to the usual history, physical exam, EMG and CT scans. In addition, the artificial setting of gait analysis does not measure the effect of environment on mobility and falling. In a study of 333 elderly patients, abnormalities in the standard neuromuscular exam did not always correlate with the presence or absence of abnormalities in functional mobilities. For example, only 57% of patients that had difficulty raising feet from the floor had decreased lower extremity strength on physical exam. मतलब अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं कि उसको की प्रॉब्लम है ही, ऐसा सारे में नहीं आ रहा है। 57% में तो डिक्रीज था लेकिन उसके अलावा में नहीं था, इसीलिए इसको जितने भी टेस्ट आगे बताए इन सब के साथ मिला करके करना चाहिए। टेस्ट क्या है, इसका फायदा क्या है कि रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट एंड लिटिल एक्सपीरियंस टू मास्टर द टेस्ट, रिलायबल येट सेंसिटिव टू सिग्निफिकेंट changes, reflects the position changes and gait manual under during normal daily activities. Basic mobility skills of the elderly are getting out of a chair, on and off a toilet and walking a few feet. अब ये इसमें गेट के लिए अलग है और बैलेंस के लिए अलग है। सबसे पहले बैलेंस का है, इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं जिसपे पेशेंट का हम लोग बैलेंस चेक करते हैं और जो स्कोर होता है मैक्सिमम वो 16 तक होता है। इसमें केवल जैसे ये जो सिटिंग बैलेंस 1, अराइजिंग फ्रॉम ए चेयर 2, ये मैक्सिमम स्कोर है, ये मैक्सिमम स्कोर है। और ये आपका टर्निंग 360 डिग्री जो है ये 1 और 1 अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसमें 2 टेस्ट हैं, तो हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सिटिंग बैलेंस है ना ऊपर, सिटिंग बैलेंस इसमें क्या बोलते हैं, लीन्स और स्लाइड इन चेयर। अगर हमने बैठने के लिए बोला आगे झुक जाता है या
फिसल जाता या ससड़ जाता बोलते हैं ना, तो उसमें स्कोर देंगे 0। स्टेडी एंड सेफ बैठा है तो स्कोर देंगे 1। इसी तरीके राइजेस फ्रॉम चेयर में तीन ग्रेडिंग है, मतलब 3 तरीके का स्कोर है। अनेबल टू विदाउट हेल्प तो 0 देंगे, एबल यूजेज आर्म्स टू हेल्प तो 1 देंगे, और एबल विदाउट यूज ऑफ आर्म्स देंगे, आर्म्स है तो 2 देंगे। तो इस तरीके से 0 1 2 0 1 2 करके सारों में वो देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। टर्निंग 360 डिग्री का थोड़ा अलग है, तो ये मैं एक्सप्लेन करते हैं। टर्निंग 360 डिग्री में दो वो करते हैं, 2 तरीके की ग्रेडिंग करते हैं। एक तो है डिसकंटिन्यूअस स्टेप्स तो 0 घूमने के लिए जब बोल रहे हैं तो, और कंटिन्यूअस है तो 1 देंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब घूमने के समय अनस्टेडी है, ग्रैब्स या स्टैगर्स फैल जाता है या किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है तो 0 देंगे, और अगर स्टेडी है तो 1 देंगे। तो 2 बार टेस्ट होगा, इसमें 2 चीजों को ध्यान देना है, तो इसीलिए 1 1 लिखा हुआ है। और ये जो नज वाला है क्या है, नज ऑन स्टर्नम, इसमें भी जो 2 दिया हुआ, इसमें भी 2 तरीके से करते हैं, एक तो विथ आईज ओपन और एक विथ आईज क्लोज। हल्का सा धक्का देकर करके उसके बाद उसको चेक करते हैं। उसमें भी क्या है, नज में क्या है, बिगिंस टू फॉल तो 0 देते हैं, स्टैगर्स बट कैचेज इटसेल्फ देन 1 देंगे, और अगर स्टेडी है, धक्का दिया स्टेडी है तो 2 देंगे। और नज आईज क्लोज में अगर अनस्टेडी है तो 0 और स्टेडी है तो 1। तो ये हो गया 380 बैलेंस स्कोर के बाद। बैलेंस स्कोर, द बैलेंस पोर्शन ऑफ द एग्जाम अलाउज फॉर वेरियस पोजीशन चेंजेस दैट स्ट्रेस स्टेबिलिटी। द ऑब्जर्वर मस्ट नोट एनी मूवमेंट्स और जेस्चर्स दैट सजेस्ट इंस्टेबिलिटी सच एज ग्रैबिंग फॉर सपोर्ट, स्टैगरिंग ईटीसी। कोई भी अगर इस तरह की चीजें तो उसको नोट डाउन करना है। अब यह है 380 गेट स्केल, है ना। ये भी वो तो पहले ही बता दिया कि परफॉर्मेंस बेस्ड स्केल है। अब इसमें इनिशिएशन ऑफ गेट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 1 है, स्टेप हाइट के लिए 2 है, तो ये टोटल जो बनता है ये जाकर के 12 बनता है। तो अगर किसी का बैलेंस जनरली ये बोलते हैं कि चेक करना है तो गेट और बैलेंस दोनों चेक कीजिए और फिर दोनों को मिलाइए, और टोटल स्कोर जो होना चाहिए वो 28 होना चाहिए अगर एकदम पूरा नॉर्मल है तो। इसमें जैसे एक का आपको बताते हैं, जैसे स्टेप लेंथ एंड हाइट है। जैसे सबसे पहले है इनिशिएशन ऑफ गेट है ना, एनी हेजिटेंसी और मल्टीपल अटेम्प्ट्स में 0 देंगे स्कोर, नो हेजिटेंसी में 1 देंगे। स्टेप लेंथ एंड हाइट का क्या है, राइट फुट स्विंग का पहले देखेंगे, डज नॉट पास एल स्टांस फुट देन 0, स्टेप्स पास्ट एल फुट देन 1, डज नॉट क्लियर फ्लोर देन 0, और क्लियर्स फ्लोर देन 1। इसी तरीके से राइट का चेक करेंगे और उसके बाद स्कोरिंग करेंगे। तो टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए, बैलेंस और इसका लगा करके वही है। मैक्सिमम स्कोर इज 28, बैलेंस के लिए 16, गेट के लिए 12, लोएस्ट स्कोर इज 0। द टेस्ट रिक्वायर्स 5 to 15 minutes, an armless non-cushioned chair, walking space, and the patient's usual assistive devices should be ready। assistive devices चाहिए क्योंकि आगे परफॉर्म कर नहीं पा रहा तो assistive devices देना पड़ेगा ना। स्कोर less than 26 indicates a risk for falls. The lower the score, the greater the risk। 2600 ऊपर अगर है तो रिस्क ऑफ फॉल नहीं है, 26 से या 26 से कम है तो रिस्क ऑफ फॉल है। अ ग्रेटर स्कोर स्कोर लेस देन 19 इंडिकेट्स ए 5-fold इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉलिंग। बहुत अच्छा स्केल है ये, बहुत सेंसिटिव भी है।
अब अगला आ जाते हैं गेट अप एंड गो। गेट अप एंड गो टेस्ट। A study of 40 elderly patients with balance difficulties were recruited to try the GUG test, get up and go test. Results were compared to more conventional laboratory tests, Kistler force platform and gait speed. क्या हुआ? Subjects कैसे करते हैं? Subjects were seated in office chairs with armrests. They were asked to rise, then stand still momentarily, walk toward a wall 3 meters away, turn without contacting the wall, walk back to the chair, turn around and sit down. अब आगे के जितने टेस्ट हैं सब लगभग ये सब बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव है डेली लाइफ में, जहां पे जगह की कमी है और जहां पे क्लिनिक में आपको तुरंत किसी चीज को असेस करना और परफॉर्म करना है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। Many frail elderly fall during the performance of such elementary tasks. जो कमजोर होते हैं, जो बहुत वीक एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, इन सब टास्क के समय में भी गिर जाते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड बैलेंस। इसके स्कोरिंग कैसे करते हैं? नो रिस्क ऑफ फॉलिंग नॉर्मल है तो 1, वेरी स्लाइट एबनॉर्मल है तो 2, माइल्डली एबनॉर्मल है तो 3, देन मॉडरेटली एबनॉर्मल है तो 4 और सीवियरली एबनॉर्मल है तो 5। और उसमें एक चीज और भी है, इसमें क्या होता है? रिस्क ऑफ फॉलिंग ड्यूरिंग टेस्ट होता है, तो ध्यान देना है इनका। A score of 3 or more suggests a risk of falling. क्या होना चाहिए स्कोर? 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा 1, 2 हो तो सही है। Then get up and go, उसी का कंटिन्यूएशन है। Doctors were more likely to perceive an abnormality than were therapists। ये रीजन ये नहीं कि थेरेपिस्ट कर नहीं सकता, रीजन ये है कि डॉक्टर्स रोज प्रैक्टिस में रहते हैं, ये रीजन है। ठीक है। हायर टेस्ट स्कोर्स कोरिलेटेड विद स्लोअर सेल्फ सेलेक्टेड वॉकिंग स्पीड एंड इंक्रीज्ड स्वेट। द ऑथर्स रिकमेंड द GUG टेस्ट एज ए सिंपल क्लिनिकल मेजर ऑफ बैलेंस। अब है टाइम गेट अप एंड गो टेस्ट। ये टेस्ट भी उसी के लिए करते हैं, फ्रेल एल्डरली पर्सन्स के लिए। फ्रेल एल्डरली का मतलब हुआ एकदम वीक बूढ़े आदमी, हिंदी में बोले तो, है ना, एकदम वीक पर्सन के लिए करते हैं। द ऑथर्स प्रपोज दैट ऑल्दो द GUG टेस्ट इज यूजफुल, स्कोरिंग सिस्टम इज समवॉट आर्बिट्ररी एंड इम्प्रिसाइज। तो इसको ओवरकम करने के लिए किया गया है। देयर अल्टरनेटिव वाज टू टाइम द पेशेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ द GUG test and score the time taken to complete the test। तो इसके लिए इन्होंने बनाया टाइम गेट अप एंड गो टेस्ट TGUG। अब इसका टेस्टिंग कैसे किया इन्होंने? 60 consecutive patients referred to a geriatric day hospital were recruited for TGUG test. Results were compared with work balance, Barthel index, gait speed and perceived ability to go outside alone। तो रिजल्ट जो थे वो कंपेरेबल थे, है ना, तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी अच्छी मानी जाती है। TG timed up and go test। TUG is a simple test used to assess a person's mobility and requires both static and dynamic balance। स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंस इसके पहले हम लोग उसमें भी देख रहे थे BBS में ना। It uses the time that a person takes to rise from a chair, walk 3 meters, turn around 180 degrees, walk back to the chair and sit down while turning 180 degrees. During the test,
the person is expected to wear their regular footwear and use any mobility aids that they would normally require. अगर उसको कोई required चाहिए तो देना है. The tug is used frequently in the elderly population as it is easy to administer and can generally be completed by most older adults. क्या करते हैं कि पेशेंट को एक कुर्सी पे बैठाते हैं, आगे करीब 3 मीटर का एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसके बाद ये सारी जो एक्टिविटी जो बताया अभी, वो सारे पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि उठिए, तो देखना, ध्यान देना है कि उठ रहा है, उठने में कितना समय लग रहा है, ये सब सारी चीजों को ध्यान भी देना है. कंक्लूजन क्या बोलता है, ये सारे टेस्ट करने में पेशेंट का जो समय लगेगा उसको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के हिसाब से ही क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा. कंक्लूजन क्या बोल रहा है, स्कोर्स ऑन द TGUG टेस्ट कोरिलेटेड वेल विद द वर्क बैलेंस, गेट स्पीड एंड बार्थेल इंडेक्स. मतलब जैसे उसका रिजल्ट आता है उसी के तरीके का आता है. TGU टेस्ट स्कोर्स लेस देन 10 seconds, patient is normal. TGUG scores less than 20 seconds, क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट विथ बेसिक ट्रांसफर्स, most could climb stairs, walk 50+ yards and go out alone. बहुत अच्छा टेस्ट है. अगला क्या है, TGUG scores 20 to 30 seconds. अब इसमें वेरिएबल है, गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है. TGUG score more than 30 seconds. Usually needed help in chair and toilet या tub transfers. Could not climb stairs and could not go out alone. More than 30 seconds लगता है तो बिल्कुल उसको अकेले नहीं छोड़ना है. The TGUG is a reliable measure of physical mobility and may reflect functional change over time. Medically stable, healthy elderly patient vary little in their score and constantly score is less than 10 seconds. वेरी होने के बाद भी स्कोर जो है लेस देन 10 सेकंड होगा. जैसे ही 10 सेकंड से ऊपर होगा ध्यान देना है. अगला क्या है, एक्सपेंडेड टाइम गेट अप एंड गो. एक्सपेंडेड टाइम गेट अप एंड गो उसी का मॉडिफिकेशन है. जो टाइम गेट अप एंड गो है उसी का modification. The author suggests that by only measuring the elapsed time to complete the tasks in the TGUG test, the problems with any one component of the test are masked. क्योंकि हमने पूरा एक साथ करके देख लिया, उसका टाइमिंग किया, तो किसी एक चीज में अगर प्रॉब्लम है, मान लो उठने में दिक्कत है या चलने में समस्या है, तो उसका तो हम लोगों ने अलग अलग मेजर नहीं किया. तो उसी के लिए ये क्या बोल रहा है, ये केवल यही बोलता है कि हर एक्टिविटी को आप जो है टाइम कर लीजिए, ताकि बाद में अगर दोबारा उसको असेस करें तो उसमें आपको आसानी हो. They propose dividing the TGUG test into separate intervals to be individually timed with a multi-memory stopwatch. Expanded time, the subjects were healthy young adults, healthy elderly and at-risk elderly subjects. The ETGUG test क्या बोलता है, sit to stand from an armless chair. चेयर जो होना चाहिए वो आर्मलेस होना चाहिए, और सिटिंग से स्टैंडिंग करना. देन गेट इनिशिएशन, वॉक 10 meters, टर्न अराउंड, वॉक 10 meters, स्लो डाउन, स्टॉप, टर्न एंड सिट. टेस्ट सेम ही है, लेकिन हर एक्टिविटी, ये जितने एक्टिविटीज है इसको अलग अलग दिखाया गया. हर का क्या करना है, अलग अलग टाइम नोट करना है. रिजल्ट्स वेयर कंपेरेबल विथ TGUG टेस्ट. मतलब अगर इससे कंपेरेबल है तो बर्ड से भी कंपेरेबल हो गया, स्पीड टेस्ट से भी कंपेरेबल हो गया. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी TGUG टेस्ट उसके कंपेरेबल था. नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द स्पीड बिटवीन द यंग एंड elderly controls. Both of these group were significantly faster than at the risk group. The ETGUG results indicate that the elderly controls had the most difficulty with the turning and sitting components. The same was also true for at-risk group, who has had difficulty with standing component.
So although similar to TGUG, the ETGUG can provide additional information. टेस्ट सेम है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकता है कि कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम है जो कि उसमें नहीं मिल रहा. देन वन लेग बैलेंस टेस्ट, ये भी बहुत आसान सा टेस्ट है. इसमें क्या, ये इसके स्टडी है. 316 सब्जेक्ट्स वेयर फॉलोड फॉर 3 years with annual one leg balance test. क्या टेस्ट था? Stand on one leg for 5 seconds and record of falls. At baseline, patients that could not balance on one leg were generally older and had more gait abnormalities. The only a statistically significant predictor of whether a subject would fall was age, with subject more than 73 years of age having a risk 1.8 times that of younger subjects. One leg balance was a statistically significant predictor of injurious falls. Conclusion क्या है? One leg balance test is practical and useful for identifying patients at high risk for injurious fall. अभी तक इतने भी हम लोगों ने देखे उसमें इंजूरियस फॉल का प्रिडिक्टर कोई नहीं था, लेकिन ये है और आसान भी है. पेशेंट को केवल एक पैर पे क्या बोलना है? खड़े होने के लिए बोलना है. देन फंक्शनल रीच टेस्ट. Functional reach is the maximum distance one can reach forward beyond arm's length. पेशेंट को खड़ा होने के लिए बोलते हैं, आर्म को सीधा करने के लिए बोलते हैं और आगे झुकने के लिए बोलते हैं. While maintaining a fixed base of support in the standing position. The author suggests that FR guidelines with advancing age as a protective mechanism to minimize disturbance of gravity and prevent falling. Volitional arm movements are coupled with stabilizing postural activity of the legs and trunk. Then in the elderly there is decreased efficiency of movement, delayed anticipatory participation for movement and impaired coordination of postural adjustment for upper extremity मूवमेंट. एल्डरली में ज्यादा ये सब चीजें देखा जाता है कि एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है. 128 healthy volunteers were assessed with FR test. 2 variations of the test included an electronic FR devices mounting on a sliding track and a yardstick attached to the wall at the shoulder height. Results from both FR tests were compared to the more formal center of pressure excursion, a dynamic balance. ये भी एक टेस्ट है, सेंटर ऑफ प्रेशर एक्सकर्शन. एक टेस्ट इसको ये क्या टेस्ट क्या है? ये बेसिकली इंडेक्स्ड होते हैं. इसका इंडेक्स है तो इंडेक्स को देखना. इसमें क्या है कि इसमें क्या बोलता है कि बॉडी जो है, बॉडी का मास जो है वो सोल ऑफ द फीट जो होगा उसमें किसी एक एरिया पे जो होगा कंसंट्रेटेड होगा. दैट पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर और उसके हिसाब से इंडेक्सिंग की गई है. तो उसका डिटेल जो है वो आप लोग देख सकते हैं. ये भी इसमें आता है पूरा. अगर बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर एक्सकर्शन इंडेक्स करके. रिजल्ट क्या बोलता है? एफआर मेजर्स were strongly associated with measurements of the COP, वही center of pressure excursion. Factors that influences FR is पहला first one is age. Age क्या बोलता है? As age increased, all measures decreased. As age increased 10 years, electronic FR decreased by 0.7 inch. दूसरा क्या है? Height. ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में. द पेशेंट शुड बी एबल टू मूव द हैंड फॉरवर्ड 6 inches, एटलीस्ट 6 inches मूव करना चाहिए. दैट इज 15 सेंटीमीटर.
Shorter distances indicate substantial risk of falling. FR is a measurement of anterior and posterior dynamic stability. It may be useful for detecting balance impairment and changes in balance over time. समय समय के पे चेक करने से जो भी चेंज आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जो भी. A later study demonstrated that ability of the FR test to be distinguish faller from non-faller, जो गिरने वाले होते हैं और इसके बीच में बिल्कुल डिस्टिंग्विश करता है. FR may be difficult to perform in patients with severe dementia, extreme spinal deformities, severely restricted upper function, and frail individuals who are unable to stand unsupported. जो भी इनको दिक्कत होती है वो FR कर ही नहीं सकते, हाथ जैसे ही आगे बोलेंगे वहीं पे वो रोकने लगेंगे, आगे रीच करने की तो बात दूर की है. अब यह है 4 स्क्वायर स्टेप टेस्ट, a clinical test for stepping and change of direction to identify multiple falling adults. The FSST is a measure of dynamic standing balance involving rapid stepping and obstacle avoidance. जो ऑब्स्टेकल देना है 2.5 सेंटीमीटर का देना है. The result were compared with 3 previously validated tests, the TGUG, FR and the step test. इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्क्वायर टेस्ट भी जो है वो वैलिड है और यूजफुल है. 81 community dwelling elderly adults were tested on all 4 tests. In the FSST, they were required to step over low environmental barriers as quickly as possible in the predetermined sequence. The FSST was found to have a higher combined sensitivity and a specificity than the 3 tests with which it was compared. Scores of less than 15 seconds were associated with a greater than 89% sensitivity for detecting non-multiple fallers and more than 15 seconds for multiple fallers. बहुत आसान है. The test is inappropriate for patients who cannot follow instruction. वो तो किसी भी टेस्ट के लिए. Intervention. 301 subjects greater than 70 years of age with at least one risk factor for falling were enrolled. Patients received either first one, a combination of medication adjustment, behavioral instructions and exercise program. दूसरा usual health plus social visits. तो ये सब सारी चीजें करने से क्या होगा, बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा. रिजल्ट्स क्या है? The targeted intervention strategy was associated with a reduction in the proportion of the subjects who fell and in total number of falls. It remains to be seen if the strategies that have proven effective in reducing the numbers of falls are also effective in decreasing the number of injurious falls. सबसे ज्यादा यही ध्यान देना कि इंजूरियस फॉल नहीं हो, क्योंकि उससे समस्या बढ़ जाएगी और एक बार इंजूरियस फॉल हो गया तो फिर पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आना बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू कोक्रेन डाटाबेस इन 1999 रिगार्डिंग फॉल इंटरवेंशंस, most fall prevention strategies to date have not had sufficient power to detect whether they have an effect on the incidence of serious injury. ये कोकेन डाटाबेस ये बताता है कि अभी तक ऐसा कोई भी स्ट्रेटजीज नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि जो फॉल होगा वो इंजीरियस होगा कि नहीं होगा. इस पे
आगे स्टडी करने की भी जरूरत है। तो कंक्लूजन में क्या देख रहे हैं हम लोग? थॉरो इवोल्यूशन ऑफ द जीरियाट्रिक पेशेंट रिक्वायर्स assessment of the patient's gait and balance. Several tools are available. कौन कौन है? Tinetti, get up and go, timed get up and go, expanded time get up and go, one leg balance, functional reach, 4 square, step test. Which test you choose depends on time, space, patient's ability and फिजिशियन परफॉर्मेंस। इसके अलावा एक और बच गया, कौन सा? वर्क बेइंग बैलेंस है ना, या वर्क बैलेंस टेस्ट है ना। तो वर्क बैलेंस टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो हम किसी भी पेशेंट में यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है ना, हमारे पास जगह कितना है और किस तरीके का पेशेंट है। तो ये आपकी क्लास आज की समाप्त हुई है ना। कोई क्वेरी हो तो बताइए आप लोग, है ना। ऐसे तो टेस्ट सारे आसान हैं, अभी तक जितने भी हम लोगों ने स्केल्स देखे, जितने भी टेस्ट देखे, उसमें ये सबसे आसान है। लेकिन आसान होते हुए एक सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो असेस करना है वो बहुत बारीकी से करना है, और टाइमिंग जो नोट करना है वो भी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आगे के जो टक टेस्ट थे, गेट अप एंड गो टेस्ट थे, उन सब में टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, थैंक यू फॉर आज की क्लास के लिए।